हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने अर्थवर्म पढ़ा और उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम डिफरेंट सिस्टम्स उसके देख रहे हैं, ठीक है। और जिसमें कि हमने लास्ट सेगमेंट में सर्कुलेटरी सिस्टम देखा और समझा आज, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम हमने देखा, सेंस ऑर्गन्स देखे अर्थवर्म के, और आज जो है हम लास्ट सिस्टम उसका देखने वाले हैं और वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। ठीक, सो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो अर्थवर्म होता है हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब कि ओके, हर्माफ्रोडाइट होता है, एक ही एनिमल में दोनों सेक्स ऑर्गन जो है दोनों जेंडर्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस, ठीक है। तो और ये जो होते हैं इनमें प्रोटेंड्रस होते हैं। ये प्रोटेंड्रस मतलब कि चूंकि हमने देखा है कि टेस्टिस और ओवरी दोनों होते हैं अर्थवर्म में, लेकिन ये होते हैं प्रोटेंड्रस। दैट मीन्स कि जो टेस्टिस होते हैं दे डेवलप्ड फर्स्ट, इसको कहते हैं प्रोटेंड्रस, ठीक है। एंड्रस से मतलब है टेस्टिस, तो प्रो मतलब पहले टेस्टिस डेवलप होते हैं, ओवरीज बाद में जो है ग्रोथ होती है। दैट मीन्स जो एक यंग वन रहेगा, जो यंग अर्थवर्म रहेगा उसमें टेस्टिस डेवलप रहेंगे, लेकिन जो ओल्ड अर्थवर्म रहेगा, जो एजेड अर्थवर्म है, उसमें टेस्टिस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनमें ओवरीज प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो अर्थवर्म होता है वो प्रोडेंड्रस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है और मोनोइशियस होता है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है इनमें हमेशा, बिकॉज सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंशियल प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो ऑर्गन्स जो है उनकी पोजीशन इस प्रकार होती है कि सिर्फ क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल होता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और साथ ही एक और कंडीशन ये है कि प्रोटेंड्रस होते हैं, दैट मीन्स पहले टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं, ओवरीज डेवलप नहीं होती, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की देयर इज नो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आज हम देखेंगे अर्थवर्म का। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थवर्म के हमने सेगमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहले
ठीक है। 10th और 11th सेगमेंट जो रहते हैं उनमें जो है टेस्टिस सैक रहता है, जिसमें कि टेस्टिस और समाइनल वेसिकल रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सेमाइनल फनल्स रहती हैं। ठीक है, साथ ही समाइनल वेसिकल, 2 pairs of in 11th and 12th segment. Then male genital 4, accessory glands, okay, then here it prostatic gland, okay.
7th and 9th. Okay, so ओके, तो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं अर्थवर्म में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस जो होती है 5 to 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। एंड वाइटिश कलर के होते हैं। इन द 10th एंड 11th सेगमेंट, और ये जो है किस में रहते हैं, टेस्टिस सैक में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या है, ठीक है, दिस जो वाइट कलर के दिख रहे हैं इनटू द बोथ 10th एंड 11th सेगमेंट, और किस में है, सैक में है। और इस सैक को कहते हैं, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, टेस्टिस सैक या टेस्टिक्यूलर सैक, ठीक है। तो ये जो है 10th और 11th सेगमेंट में वाइटिश 5 to 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिसमें कि स्पर्मेटोगोनिया रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया इनमें रहते हैं टेस्टिस में, ठीक है। तो सेकंड जो है वो है टेस्टिक्यूलर सैक या टेस्टिस सैक। ये जो है 10th एंड 11th सेगमेंट में रहता है, 1 पेयर इन 10th एंड 11th सेगमेंट, और बोथ साइड ये रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहता है, इट कंटेन्स टेस्टिस एंड सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। और इसमें सेमाइनल फनल भी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार टेस्टिस सैक जो है ऑलरेडी मैंने किया है, ठीक है। तो थर्ड जो है वो है सेमाइनल फनल, ठीक है। तो सेमाइनल फनल्स जो रहती हैं 10th एंड 11th सेगमेंट में रहती हैं, ठीक है। और ओके, तो ये जो होती हैं 10th और 11th सेगमेंट में रहती हैं, और फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लाइक दिस।
ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करती हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया है उस स्पर्म जो सेमाइनल वेसिकल्स है वहाँ तक पास ऑन करती हैं। ठीक है, तो सेमाइनल फनल्स इन द 10th and 11th segment और they passes spermatogonia to seminal vesicle। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेमाइनल वेसिकल्स जो है उसका क्या फंक्शन होता है। सेमाइनल वेसिकल्स जो रहते हैं ये भी 10th और 11th सेगमेंट में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया जो रहते हैं दे मैच्योर इनटू द स्पर्म्स। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो इन पेयर्स। ठीक है, तो 2 पेयर्स होते हैं और 10th एंड 11th सेगमेंट में रहते हैं। 11th एंड ओके, ओके, सेमाइनल वेसिकल 11th एंड 12th। ठीक है, और जो सेमाइनल फनल रहती है, ठीक है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर होता है ये। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज सेमाइनल फनल। ठीक है, फनल क्या कर रही है, जो टेस्टिस है वहाँ से स्पर्मेटोगोनिया को सेमाइनल वेसिकल तक जो है पहुँचा रही है। सेमाइनल वेसिकल 11th एंड 12th सेगमेंट में रहता है। ठीक है, यहाँ पर दिस ब्लू कलर इज सेमाइनल वेसिकल। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है स्पर्म्स का। ठीक है, उसके बाद आता है वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस जो होता है वो 12th सेगमेंट से 18th सेगमेंट तक रहता है। ठीक है, फ्रॉम 12th टू 18th सेगमेंट। और ये क्या होता है, ये जो स्पर्म्स मैच्योर होते हैं सेमाइनल वेसिकल में उसे यहाँ तक पहुँचाता है मेल जेनाइटल 4 तक। ठीक है, तो दिस इज वास डिफरेंस और दिस वाइटिस स्ट्रक्चर इज मेल जेनाइटल पैपिला। मेल जेनाइटल पैपिला और मेल जेनाइटल 4। ठीक है, तो यहाँ तक जो है स्पर्म को पहुँचाने का काम है जो वास डिफरेंस है उसका। ठीक है, उसके बाद जो है ग्लैंड्स होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये देख लिया हमने वास डिफरेंस, मेल जेनाइटल 4 या मेल जेनाइटल पैपिला। 18th सेगमेंट में होता है। ये ऑलरेडी हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि मेल जेनाइटल पैपिला या 4 जो है वो 18th सेगमेंट में रहता है। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पे जो है स्पर्म्स जो है उनका आउटलेट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया मेल जेनाइटल 4। देन ग्लैंड्स जो है इनमें पाई जाती हैं। ओके, तो 2 प्रकार की एसेसरी ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेटिक ग्लैंड। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले जो एसेसरी ग्लैंड रहती हैं वो 17th और 19th सेगमेंट में रहती हैं। 19th सेगमेंट में रहती हैं और ये जो है, ठीक है, यहाँ पर यदि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो यहाँ पर क्या रहता है, दिस इज द एसेसरी ग्लैंड और दे ओपन इनटू द मेल जेनाइटल पैपिला। ठीक है, तो जब हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी थी तो यहाँ पर
मिडल यहाँ पर जो 18 सेगमेंट में था वहाँ पे जो एक पोर था दैट इज कॉल्ड द मेल जेनाइटल पोर, और 17th और 19th पर जो पोर्स थे उन्हें हमने जो है मेल जेनाइटल पैपिला कहा था। ठीक है, तो दिस विल बी मेल जेनाइटल पोर एंड जो कि होता है 18th सेगमेंट में, और जो है ऐसे जो ग्लैंड्स होती हैं दोनों प्रोस्टेटिक ग्लैंड, दिस इज फ्रॉम द 17th to 21th सेगमेंट तक जो है ये ग्लैंड रहती है, जो ग्रीन कलर से यहाँ बनाई है मैंने, तो ये जो है प्रोस्टेटिक ग्लैंड कहलाती है, और स्मॉल जो है फॉलिकल टाइप मासेस से ये ग्लैंड बनी हुई रहती हैं, और 17 to 21 सेगमेंट तक ये रहती है, और इसका जो सिक्रीशन होता है वो एक कॉमन डक्ट से जो है कहाँ खुलता है, मेल जेनाइटल पोर में। ठीक है, तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड 17 to 21 सेगमेंट और सिक्रीशन ओपन इनटू मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर। ठीक है, और जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं उनका जो सिक्रेशन होता है वो मेल जेनाइटल पैपिला में जो है रिलीज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें टेस्टिस होता है जो कि टेस्टिकुलर सैक में रहता है। ठीक है, यदि डायग्राम में हम देखें तो ठीक है, ये जो है टेस्टिकुलर सैक है जो कि 10th और 11th सेगमेंट में है, जिसके अंदर जो है टेस्टिस रहते हैं और वहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो रहते हैं सेमाइनल फनल के द्वारा सेमाइनल वसाइकल को जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, वहाँ पर ये स्पर्म्स में मैच्योर होते हैं। मैच्योर होकर स्पर्म्स जो है वास डिफरेंस के द्वारा मेल जेनाइटल पोर तक जो है पहुंचाए जाते हैं। साथ ही ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन जो रहता है वो जो है एसेसरी ग्लैंड्स और प्रोस्टेटिक ग्लैंड का रहता है। तो जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड सिक्रीशन रहता है दैट इज ओपन इनटू द मेल जेनाइटल पोर एंड द एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन ओपन इनटू द मेल जेनाइटल पैपिला दैट हेल्प्स इनटू द कॉपुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार ओके, वन मोर ऑर्गन इज स्पर्माथिका। ठीक है, स्पर्माथिका जो रहते हैं वो ठीक है वो वास लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और 6th सेगमेंट से लेकर 9th सेगमेंट में ही रहते हैं और इसके 4 पेयर्स होते हैं इन ईच सेगमेंट, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। और इनका जो स्पर्मेथिका रहते हैं दे व्हाट दे डू इज दे रिसीव द स्पर्म्स एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। और फिर जो स्पर्माथिका रहते हैं व्हाट दे डू इज दे रिलीज द कोकुन, ठीक है, या ऊथिका रिलीज करते हैं। ऊथिका फॉर्म होता है इसमें, और ऊथिका जो रहता है उसमें क्या होता है डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो एग का स्पर्माथिका में होता है और वहीं पर डेवलपमेंट होता है। और हैचिंग के बाद जो है स्पर्माथिका से ऑन एन एवरेज 4 यंग वंस जो हैं वो निकलते हैं और इस प्रकार दे गिव ऑन एन एवरेज दे गिव बर्थ टू 4 न्यू ones at a time, but it can be vary from 4 to 20। ठीक है, तो ये वेरी हो सकती है ये जो नंबर्स हैं यंग वंस के। और स्पर्माथिका जो रहते हैं हियर इट इज स्पर्माथिका। ठीक है, तो इस प्रकार ठीक है, तो इस प्रकार जो है इनका स्ट्रक्चर रहता है। स्पर्माथिका का यदि डिटेलिंग स्ट्रक्चर देखें हम, ठीक है, स्पर्माथिका का हम स्ट्रक्चर देखें तो किस प्रकार स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दिस इज द एम्प्यूला, दिस पार्ट इज नोन एज डाइवर्टिकुलम, दिस इज द नेक एंड दिस इज द ओपनिंग of flask।
तो इस प्रकार जो स्पर्मेटिका रहता है वो एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें जो बिग जो रहता है दैट इज कॉल्ड द एम्पुला, द स्मॉल जो फोल्ड रहता है दैट इज कॉल्ड द डाइवर्टिकुलम, ठीक है, और दे रिसीव्स द स्पर्म्स एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, ठीक। तो इस प्रकार हमने मेल जेनाइटल सिस्टम में अर्थवर्म के कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं वो हमने देखे। नाउ हम देखेंगे कि फीमेल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स रहते हैं अर्थवर्म में वो किस किस ऑर्गन से बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, तो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हुए वो होता है ओवरीज, 1 पेयर होती है, ठीक है, और ठीक है, तो इस प्रकार these are the ovaries, 12th और 13th सेगमेंट तक जो है वो रहती हैं, ठीक है। ट्वेल्थ एंड 13th segment, 1 pair, 12th and 13th segment in each, and they are formed of finger-like projections रहते हैं, they are formed of finger-like projection and they contain the oogonia, ठीक है। और यहाँ पे ही जो ओवम रहता है वो मैच्योर होता है ओवरीज में। यदि ओवरी का डिटेल स्ट्रक्चर हम देखें तो वो किस प्रकार दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ईच ओवरी इज कंटेनिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में oogoनियाज रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है, और ये रहती 12th एंड 13th सेगमेंट में। फिर आता है ओवेरियन फनल, ओके, एंड ऑल्सो जो ओवरीज रहती हैं वो 12th और 13th सेगमेंट में पोस्टीरियर टू द सेप्टम, जो सेप्टम रहता है उसके पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। तो जो 12th और 13th सेगमेंट रहेगा उसमें जो सेप्टम होता है उसके पोस्टीरियर साइड पर ये ओवरीज जो है ये इस प्रकार अटैच्ड रहती हैं। ओवेरियन फनल्स जो रहती हैं वो 13th सेगमेंट में रहती हैं और दे रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरीज, ठीक है। तो ये ओवम जो है ओवरीज से जो है रिसीव करती हैं और उसे ओविडक्ट को पास करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ओवेरियन फनल जो है ये है, ठीक है। तो ओवेरियन फनल क्या करेगी, रिसीव करती है ओवम्स को, ठीक है। देन ओविडक्ट, तो क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं ओविडक्ट एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और जो ओवेरियन फनल्स होती हैं वो ओवम को ओविडक्ट को पास ऑन कर देती हैं और ये क्या करती हैं, ये कॉमन डक्ट बनाती हैं और which is open into the फीमेल जेनाइटल पोर, जो कि 14th सेगमेंट में रहता है।
ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और वहाँ पर जाके ये जो डक्ट होती है वो ओपन आउट होती है। तो यहाँ पर दिस इज ओविडक्ट, ठीक है, एंड दिस इज फीमेल जेनाइटल पोर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है फीमेल जेनाइटल पोर में ओविडक्ट ओपन होती है जहाँ पर कि ओवम रिलीज होता है, ठीक है। और ये ओवम जो है क्लाइटेलम में पास ऑन हो जाता है थ्रू द जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है उसके द्वारा क्लाइटेलम, जो कि 14th, 15th, 16th इस प्रकार जो रहता है, तो 13, 14, 15 इस प्रकार जो क्लाइटेलम रहता है वहाँ पर पास ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं अर्थवर्म के। उसके बाद स्पर्मेथिका भी जो है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में इन्होंने काउंट किया है, बिकॉज स्पर्मेथिका जो है वो रिसीव करता है स्पर्म्स, और वो क्या करता है जो स्टोर करके रखता है स्पर्म्स को, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जो है ऊथिका में होता है, जो कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, क्लाइटेलम के द्वारा, ठीक है। तो कॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, तो ठीक है, तो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हमने देखे। अब देखते हैं कि जो कॉपुलेशन और डेवलपमेंट है वो किस तरीके का रहता है अर्थवर्म में। तो जो कॉपुलेशन रहता है वो हेड टू टेल पोजीशन में होता है, एंड इन दैट पोजीशन बोथ अर्थवर्म दे एक्सचेंज द स्पर्म्स, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म occur and those sperms store into the spermatheca, okay, and then the fertilization and the development occur into the ootheca, which is secreted by the clitellum, okay, and as I told you at the time वहाँ पर जो क्लाइटेलम होता है उसके ऊथिका में जो है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होता है, और एट अ टाइम ऑन एन एवरेज 4 न्यूबॉर्न्स जो हैं वो उनका बर्थ होता है ऑन एन एवरेज, बट इट कैन बी वेरीज फ्रॉम 4 to 20th इन नंबर, ठीक है। एंड ओके, एंड द ब्रीडिंग पीरियड इज द रेनी सीजन of earthworm, okay, in this way the reproduction of our earthworm occur, ठीक है। तो इस प्रकार मेल एंड फीमेल जेनाइटल सिस्टम हमने देखा, ठीक है। और स्पर्मेथिका जो रहता है वहाँ पर स्टोर होते हैं, जबकि ऊथिका जो रहता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है एग्स का, ठीक है। तो इस प्रकार जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थवर्म का होता है, और इस प्रकार जो है रीजनरेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अर्थवर्म का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने देखा कि किस प्रकार उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है और किस प्रकार उसके इंटरनल सिस्टम्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो उसका किस प्रकार का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये हमने देखा। अब हम देखेंगे इंटरेक्शन विद द मैनकाइंड, ठीक है। तो अर्थवर्म जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसलिए ये हमें समझना ज़रूरी है कि वो हमारी किस प्रकार हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि जो अर्थवर्म होते हैं उनका उपयोग करके उन्हें जो है मिट्टी में डाल दिया जाता है, जहाँ भी जो है पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, फसलें होती हैं, वहाँ पे जो है अर्थवर्म को जो है लगाना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं अर्थवर्म को, क्यों? क्योंकि ये फार्मिंग में हेल्प करता है बहुत किसानों की। किस प्रकार हेल्प करता है? तो सबसे पहला एरिएशन करता है, ठीक है। जो सॉइल होती है
उसका एरिएशन करने में हेल्प करता है। एरिएशन मतलब क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि अर्थवर्म क्या करता है, सॉइल के साथ उसका फूड लेता है और जो उसका जो फीकल मैटर होता है, वर्म कास्टिंग होती है, उसमें वो उसे निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है, सॉइल के साथ उसका वेस्ट निकाल देता है। तो इस प्रकार वो क्या करता है कि जब बहुत सारे अर्थवर्म यदि मिट्टी में डाल दिए जाए तो जब वो इस प्रकार की प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा कि जो सॉइल है वो एरिएटेड हो जाएगी और वो एरिएटेड सॉइल जो होती है वो पेड़ पौधे के लिए अच्छी होती है। ठीक है। दूसरा, इसकी जो वर्म कास्टिंग होती है, दैट मीन्स जो फीकल मैटर होता है और इसका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एक बहुत ही अच्छी मैन्योर बनाता है। मैन्योर मतलब खाद। तो इसका जो वर्म कास्टिंग और नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है एक बहुत अच्छी खाद बनाता है वो, और इसीलिए जो है जब गोबर खाद यदि वर्म कंपोस्टिंग की जाती है, ठीक है, जो वर्म कंपोस्टिंग बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, जो गोबर रहता है, ठीक है, जो काऊ डंग रहता है उसमें जो है इनको डाल दिया जाता है अर्थवर्म को, और वो क्या कर देते हैं उसका जो है इन पदार्थों से, उसके वर्म कास्टिंग और नाइट्रोजिनस से वो एक बहुत अच्छे प्रकार का, बहुत अच्छी क्वालिटी का एक मैन्योर बन जाता है और जो है उन्हें क्यारियों में और फसलों के लिए उपयोग किया जाता है इस मैन्योर को, और ये ऑर्गेनिक होती है। सबसे अच्छा जो इसका फायदा है कि ये बहुत ऑर्गेनिक होती है और जो फर्टिलाइजेशन होता है पेड़ पौधों में उसे भी ये जो वर्मी कंपोस्ट रहता है ये एनकरेज करता है। ठीक है। तो वर्म कास्टिंग और नाइट्रोजिनस वेस्ट इज वेरी गुड मैन्योर, इट फॉर्म वेरी गुड मैन्योरियल वैल्यू, और इसके द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है। इट इज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जिनका भी इंटरेस्ट हो उन्हें ये बहुत ही समझना ज़रूरी है कि किस प्रकार ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं वो हम बना सकते हैं, और उन्हें कैसे हम जो नॉन ऑर्गेनिक पेस्ट और नॉन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उनसे कैसे हम उन्हें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है अर्थवर्म की मदद से। तीसरा, ये क्या करता है, जो डीप लेयर में, जो सॉइल की डीप लेयर में मिनरल्स रहते हैं उन्हें ये क्या कर देता है, उन्हें ऊपर लाने में मदद करता है। ठीक है। हेल्प टू रेज देम इनटू सुपरफिशियल लेयर, रेज देम इन टू सुपरफिशियल लेयर ऑफ सॉइल। और इस प्रकार क्या होगा कि ये क्योंकि डीप में भी जो है ये बोरो करते हैं, और इस प्रकार उनकी इस एक्टिविटी से जो डीप लेयर में मिनरल्स होते हैं सॉइल की वो ऊपर आ जाते हैं, और जब मिनरल रिच सॉइल होगी तो वो ऑफ कोर्स पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है। फोर्थ, ये क्या करते हैं, जो लीव्स या, ठीक है, इस प्रकार के ऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, ठीक है, तो इन पदार्थों को ये क्या करते हैं, दे मेक ह्यूमस आउट ऑफ देम। ठीक है। और इस प्रकार यदि ह्यूमस रिच सॉइल होगी तो वो भी जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार जो अर्थवर्म है वो ह्यूमस बनाने में, ह्यूमस लेयर बनाने में मदद करते हैं। साथ ही ये स्कैवेंजर्स का काम करते हैं। ठीक है। तो यदि मिट्टी में कुछ भी लार्वा, किसी और जीव का लार्वा या सीड्स हैं, ठीक है, या लीव्स हैं, तो ये क्या करते हैं, उन्हें खा जाते हैं और इस प्रकार एक स्कैवेंजर का काम कर रहे हैं। ठीक है। साफ सफाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है सॉइल को रिच बनाते हैं, ये मिनरल रिच बनाते हैं, ह्यूमस रिच बनाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे अर्थवर्म होते हैं दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, और जो पौधे के फर्टिलाइजेशन में और ग्रोथ में ये बहुत ही हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले तो फार्मर्स के लिए किस प्रकार जो है ये उपयोगी है ये हमने देखा। दूसरा, एज ए फूड जो है जापान और चाइना में कई लोग अर्थवर्म को एज ए फूड यूज करते हैं, चाइना एंड जापान में। साथ ही ह्यूमंस के अलावा बहुत सारे जीव जंतु जो हैं उन्हें एज ए फूड खाते हैं, जैसे कि फिश, जैसे कि फ्रॉग,
जैसे कि लिजार्ड्स, ठीक है। तो ये सभी जो है अर्थवर्म को खाते हैं, तो उनके लिए ये फूड का काम करते हैं, ठीक है। साथ ही फिश पकड़ने में इन्हें बैट के रूप में यूज किया जाता है, तो फिशिंग में दे आर यूज्ड एज बैट, और इस प्रकार जो है कमर्शियल वैल्यू है इनका, क्योंकि जब इनका उपयोग करके फिश पकड़ी जाएगी, ज़्यादा फिश पकड़ी जाएगी तो उसका एक कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो फिशिंग में इनका हेल्प लिया जाता है, और इस प्रकार जो है अर्थवर्म हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं इनकी मदद से, वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है इनकी मदद से, ठीक है। लेकिन इतना उपयोगी होने के बाद भी कुछ कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी हैं इनकी वजह से। तो ड्रॉबैक्स क्या है वो हम देखते हैं, किस प्रकार हमें ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ऐसी जगह जैसे कि पिच होती है, ठीक है, जैसे कि गोल्फ पिच होती है या ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ये क्या कर देते हैं, ठीक है, यदि ये वहां पर हो अर्थवर्म्स तो उसे क्या कर देंगे, उसे खोखला कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी होती है बरोइंग की, उसकी वजह से जो पिच है, ठीक है, वो हार्ड होने की बजाय वो कैसी हो जाएगी, वो थोड़ी सी जो है खोखली जैसी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार व्हाट दे डू इज दे स्पॉइल द ग्राउंड एंड पिचेस, ठीक। तो ग्राउंड और गोल्फ पिचेस के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये क्या करेंगे, पिच जो भी खेलने की पिच है वो जरूरी है कि वो सख्त हो, लेकिन यदि वहाँ अर्थवर्म हो तो वो क्या करेंगे कि इंटरनली अर्थवर्म्स हैं वहाँ पर, तो पिच जो है वो हार्ड नहीं रह जाएगी और वो जो है भुरभुरी हो जाएगी और वो इजीली जो है वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्पोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहला ये। दूसरा, बैंक्स ऑफ रिवर पे यदि रहे ये तो क्या होगा, ठीक है, बैंक्स ऑफ रिवर में यदि अर्थवर्म्स हो तो ये वहाँ की भी जो मिट्टी है उसे खोखला करेंगे, और वो जो है मिट्टी क्या होगी कि नदियों के साथ वो मिट्टी बहने लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो सॉइल है उसका हमें नुकसान होगा, ठीक है। तीसरा, सॉइल इरोजन भी करता है ये, ठीक है। तो यदि जो सॉइल है वहाँ पर यदि बहुत सारे अर्थवर्म हो तो ये उसे क्या करेंगे कि उसकी जो एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी और मिट्टी जो है इरोज होने लगेगी, उसका क्षय होने लगेगा। इरोजन मतलब क्षय, और यदि बहुत बारिश है तो मिट्टी बहने लगेगी, और इस प्रकार जो मृदा का क्षय है, जो सॉइल इरोजन है, ये वो करेगी। तो इस प्रकार अर्थवर्म के कारण हमें ये नुकसान है कि जो सॉइल है उसका इरोजन करती है और जो पिचेस हैं उन्हें जो है ये डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इस प्रकार इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। साथ ही एक और पॉइंट है वो है इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारी पेस्ट यूज की जा रही है, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि क्या हो कि फसलों को कीड़े न लगे। लेकिन उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक ये होते हैं कि जो हमारे फूड उसमें ग्रो हो रहा है, सब्जियां जो ग्रो हो रही हैं वो भी जो है वो क्या हो रहा है, पॉइजनस हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेस्ट डायरेक्टली उन पे जा रही है, तो ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेंगे पॉइजन को, तो इस प्रकार वो फूड पॉइजनस हो रहा है। साथ ही इस प्रकार जैसे कि अर्थवर्म जो होता है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, ऐसी पेस्ट से क्या हो रहा है कि उनकी संख्या बहुत तेजी से कम होगी, और जब उनके नंबर्स में डिक्लाइन होगा तो क्या होगा कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंट प्रेडेटर हैं जैसे कि फिश, फ्रॉग और लिजार्ड, इनकी संख्या भी अफेक्ट होगी और जो इकोसिस्टम है उसका इम्बैलेंस होगा। तो इकोसिस्टम में जो है इम्बैलेंस हो रहा है ड्यू टू द डिक्लाइन नंबर ऑफ अर्थवर्म, और इस प्रकार वी हैव टू बी वरीड अबाउट यूजिंग द सो मेनी केमिकल पेस्ट जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो इस प्रकार जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो कि वर्मी कंपोस्ट है, जो कि अर्थवर्म के द्वारा बनाए जाते हैं, दे आर वेरी गुड एंड दे आर ऑल्सो वेरी सेफ।
तो उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अर्थवर्म के हमने फ़ायदे और नुकसान देखे। ऑल्दो नुकसान से ज़्यादा उससे हमें फ़ायदे हैं। उनसे बनी हुई मैन्योर जो होती है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्थवर्म जो है कंप्लीटली जो है हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉकरोच इन द नेक्स्ट सेशन।